आपकी बेटी हिना के कत्ल के 1 हफ्ते बाद आपको याद आया कि हाशिम मिर्जा भी है जो आपकी बेटी को छेड़ा करता था। ये इतनी कमजोर याददाश्त की कोई खास वजह? दरअसल ये बात जहन से निकल गई थी। कब की बात है ये? कौन है वो? नाम बोलो। उसका अचानक बना दो तो क्या? बीच में मत पड़ो, अब्बू और मैं देख लेंगे उसे। साला। बोल बेटा, नाम बोल उसका। हाशिम नाम है उसका। कोशीपुरा के पीर चौक में कहीं रहता है। रोज काम पर आते और जाते वक्त छेड़ता है। कब से छेड़ रहा है? महीने भर से। और अब बता रही है तू? मुझे लगा था कि 1-2 डांट में मान जाएगा वो, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। उसने तुझे छुआ? बोल ही ना, उसने तुझे छुआ? तो चल मेरे साथ पीछे, वैसे भी नहीं सहने लेनी। चल। रुक जा। सुना नहीं तूने इरफान ने क्या कहा? हम देख लेंगे हाशिम को। अब वो है, वो ग्रे टी शर्ट वाला। लगता है आज बात आगे बढ़ने वाली है। देखना। या तो ये अभी के अभी हमारी बेटी से माफी मांगे या अभी कभी थाने चले। क्यों? पूरे मोहल्ले के सामने मेरे अब्बू से मुझ पर हाथ उठाया काफी नहीं है? नालायक, एक तो सारे मोहल्ले में नाक कटवाई, अब क्या मुंह पे कालिक पुतवाएगा? माफी मांग उससे, निकम्मे माफी मांग। खा मेरी कसम हाशिम कि आज के बाद तू इस लड़की को तो क्या किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, कभी नहीं। खा कसम। अम्मी, अब्बू और आप सब लोग मेरी बात सुन लो। मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। सीधे सीधे शादी के लिए हाथ मांगा था, ये जानते हुए कि छोड़ी हुई औरत एक बच्चे की माँ है। अबे बोलो। मेरी बहन का नाम तो तू ले ही मत अपने सड़े हुए मुंह से, समझा ना? अब्बू चलिए थाने। चलो बेटा। अरे सुनिए भाई साहब, थाने मत जाइए, गुजारिश है। लेकिन आपके बेटे को होश अभी ठिकाने आए नहीं उस्मान साहब। मैं माफी मांगता हूँ आपकी बेटी की। ना इसकी जुबान पर लकवा मार के। अबे लकवे, क्या लिखवा के मारेगा? हो गया ना तुम लोग का? चलो निकलो, चलो चलो निकलो। मांग माफी। माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी। चलो मांगी माँ। और वैसे भी ये कोई हूर परी तो है नहीं जो दोबारा मुड़ के इसको देखूं। पड़ गई कलेजे को ठंडक। और अकरम साहब, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। इरादा नेक था मेरा, वो तो आपकी किस्मत खराब है जो मुझ जैसा दबाद नहीं मिला। चलो यहाँ से चलो, इस लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। हाँ बेटा। उसके बाद कभी छुआ हुआ नहीं हिना को सर, लेकिन ये हाशिम उसका पीछा जरूर करता था। हम तो रोज उससे कहते थे नौकरी छोड़ दो, पर उसने रास्ता बदल दिया, नौकरी नहीं छोड़ी। एक रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ भी आता है, आसान होता है। ऐसा आपको लगता है साहब, पर हम जैसे मामूली और कमजोर लोगों से पूछे, हमारे लिए पुलिस का रास्ता मतलब पुलिस का चक्कर होता है। बस घूमते रहो गोल गोल। जैसे आप हमें घुमाते रहे हैं, ये बात हमसे छुपाते रहे। नहीं सर, वाकई ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हमारी हिना इतनी सीधी थी कि सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह उसके साथ दुश्मनी निकालेगा। बस कल अचानक से ये बात याद आ गई। आमिर अशरफ कौन? अकरम जी, फोन रिकॉर्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आमिर अशरफ और आपकी बेटी हिना के बीच बराबर बातें होती रही। अब आप कहेंगे कि यह बात भी आपके जहन से निकल गई थी। ये आमिर अशरफ अचानक से कब याद आने वाला था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। आमिर, ये मेरे अब्बू अम्मी हैं। वो मेरी बहन फरीन और वो मेरा छोटा भाई इरफान। अब्बू अम्मी, ये आमिर अशरफ है। क्या करते? जी, मेरा एक छोटा सा गैरेज है नियाजगंज में। रहते भी नियाजगंज में हो? जी, नियाजगंज में अपना एक छोटा सा घर है। हाँ, हम लोग पहचानते हैं आमिर को। क्या रिश्ता था दोनों के बीच? रिश्ता मतलब दोस्त थे दोनों। चलो मान लिया सिर्फ दोस्त थे, लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोस्त से कुछ ज्यादा ही थे। हम निकाह करना चाहते थे साहब। करना चाहते थे तो नहीं कर सकते ना, हिना रही ही नहीं।
जी वो ये डिस्प्ले के फॉन्ट थोड़े छोटे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ आने के बजाय अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाते तो 2 मिनट में ठीक हो जाते। पर वो मेरे लिए नया है ना ये सब। क्या नया है? फ़ोन के सेटिंग्स? नहीं, मतलब ये फ़ोन सब कुछ। प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर देंगे? मेरा नाम आमिर अशरफ है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दिया है मैंने। अच्छे लग रहे हैं फॉन्ट्स। वो पहली बार जब मैंने मोबाइल देखा, नहीं मतलब तुम्हें देखा, वो पहली बार जब मैं तुम्हारी शॉप पे आया था ना मोबाइल लेने, तब जब मैंने तुम्हें देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन अच्छा लगा? तुम। मुझे पता चल गया था। सच? तब जब मैं पहली बार आया था? तुम जितनी भी बहाने से शॉप पर आए थे, और लास्ट टाइम जब फ़ॉन्ट चेंज करवाने के बहाने आए थे, तब मैंने फ़ॉन्ट चेंज ही नहीं किए थे। और मैंने कहा था फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे हंसी आ रही थी। मुझे प्यार आ रहा था। आपको मेरा नाम तक नहीं मालूम था, और डायरेक्ट प्यार? इतनी जल्दी हो जाता है प्यार? इतनी आसानी से? मैंने नाम पूछा तो था तुम्हारा, तुमने बताया ही नहीं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा साहब कि हिना इस दुनिया में नहीं रही। मैं कब्रिस्तान तक गया, पर अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे 1 साल हम प्यार में थे। मैंने निकाह की बात रखी और हिना ने कबूल भी की। आमिर को हिना को क्यों मारना चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं पता साहब। वो बहुत शरीफ और सीधी थी, उसे क्यों मारना चाहे? तुम दोनों शादी करना चाहते थे, ये बात और किस किस को मालूम थी? हम दोनों के घर वालों को मालूम थी, और दोनों खानदान राजी भी थे शादी के लिए। आमिर तुम शायद हिना के सबसे ज्यादा नजदीक थे। कभी कुछ ऐसा हुआ जो हिना ने बताया? कोई डर, कोई धमकी, जैसे कि ये हाशिम मिर्जा वाली बात? हाशिम वाली बात उसने तब नहीं बताई जब ये हुई थी, जब उसके अब्बू और भाई इरफान ने हाशिम को वार्निंग दी थी। उसके बाद ये बात बताई। ये क्या बात हुई ना? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आमिर, अब्बू और इरफान उस हाशिम से निपट चुके हैं। तुम्हें क्या लगा मैं उस गुंडे से नहीं निपट पाऊंगा? नहीं आमिर, मुझे लगा तुम्हें शामिल करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? मसला अब सुलझ चुका है आमिर। वो तो तुमने मुझसे पूछा कि मैंने घर से दुकान जाने का रास्ता क्यों बदला, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ये हाशिम इतना बवाल होने के बाद भी पीछा कर रहा था। कुछ ऐसा हुआ जो हिना ने बताया? कोई बात जो दोबारा से हुई हो? कुछ बताया ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। मैं सच कहता हूँ, थी मेरी। मैंने उस लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत क्या कर ली। मुझे लगा मर्डर हुआ है तो मुझ तक तो आएगा। ये 2 बंदे कौन थे? ये दोनों जिन्होंने तेरे कहने पे हिना को मार दिया? इनमें से तू एक है ना? ये तू है ना? मैडम मैं ये नहीं हूँ। हाशिम, तेरी नजर इस तरफ जा भी नहीं रही है, तू फोटो की तरफ देख भी नहीं रहा है। वैसे हमारे थाने में शरीर के एक पुर्जे को मोड़ने और मुड़वाने के अच्छे तरीके हैं। मैंने छोटी मोटी चोरियां की हैं, औरतों को भी छेड़ा है। हाँ, इस हिना को भी छेड़ा था मैंने, लेकिन आज तक बंदूक को क्या चाकू छुरी भी नहीं छुई है मैंने। और इस हिना का तो मैंने घर तक नहीं देखा है। पर मैं सब देख रही हूँ बेटा, दिखाई दे रहा मुझे सब। क्या मैडम? ये देख, इसकी आंखें और तेरी आंखें मैच कर रही हैं। तू ये ना? ये नहीं मैडम। तू ही है ना? ये बोल। नहीं मैडम। बोल। नहीं मैडम। फोटो देख। नहीं मैडम, मैं ये नहीं हूँ। हिना तुम बदल गई हो। जिंदगी रंग बदलती रहती है आमिर, और मेरी जिंदगी अंधेरे वाले काले रंग पर अटक गई। अटक गई थी, अब नहीं हिना। आज मैं और तुम मिलकर एक नई रंगीन जिंदगी बना सकते हैं, जिसमें बीते हुए कल के फराज को लाने का क्या मतलब है? मेरा सुहेल फराज का भी है आमिर। माँ बाप वो होते हैं जो प्यार से परवरिश करते हैं,
और फराज ने तो सोहेल का चेहरा 3 साल से देखा तक नहीं। हिना, मैंने तुम्हें जुबान दी, सोहेल हमेशा मेरा भी बड़ा बेटा होगा। फिर ये झिझक क्यों? आमिर, वक्त चाहिए मुझे, कुछ चीजें सोचनी समझनी है। सर आपने बुलाया इसलिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया और आपको सब कुछ बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ। हाँ, मेरी फरीन के साथ शादी हुई थी, लेकिन वो उसके बाद मुझे ठुकरा कर चली गई। लाजमी मुझे उस समय उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब उस बात को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में जिंदगी काफी कुछ बदल गई और एक जिंदगी खत्म भी हो गई। मुझे अफसोस है हिना के लिए, लेकिन इस बात से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जाऊं सर? यहां पर जब मैं कहता हूं कि जा सकते हो, सिर्फ तब लोग जाते हैं। बैठो। सर मैं हिना को ढंग से जानता तक नहीं था और वैसे भी वो बहुत कम बोलती थी। जब मेरी फरीन के साथ शादी हुई तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो फरीन से 2 साल बड़ी है और उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। क्या तुम फरीन को मरवाना चाहते थे? सर आगरा में हमारा पोल्ट्री का बिजनेस है, अगर आप जाके पता करेंगे तो 7 पुश्तों तक एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। क्या हिना इसलिए मारी गई क्योंकि तुम्हारे किराए के हत्यारे हिना को फरीन समझ बैठे? सर मुझे काम पर वापस जाना है और आपकी बातों से जाहिर है कि आप इस वाहियात तरीके से मुझे इस केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक कीजिए, लेकिन आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। सर शाहिद सैयद, हाशिम मिर्जा और आमिर अशरफ तीनों के फोन रिकॉर्ड्स डबल स्कैन किए, लेकिन हिना के मर्डर से जुड़ने वाला कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। सर मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इन 2 शूटर्स का टारगेट फरहीन रही होगी, हिना नहीं। क्योंकि सर बतौर मोटिव हमारे हाथ में हिना के केस में कुछ भी नहीं है। ये मर्डर टिपिकल सुपारी मर्डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुपारी नेटवर्क के खबरों को इसकी खबर नहीं है? 2 गमछा लपेटे बंदे। सर ये एंगल भी अजीब है। नॉर्मली इस तरह के सुपारियों की खबर किसी ना किसी को जरूर होती है। सर हो सकता है ये 2 बंदे कहीं बाहर से मंगाए गए हों। सर हिना जिस मोबाइल शॉप में काम करती थी, मैंने वहां के मालिक, एम्प्लॉइज सबसे कई बार पूछताछ की, किसी को हिना और आमिर के रिलेशनशिप के बारे में पता तक नहीं है। सोचिए सर, 1 साल तक इन दोनों का ये रिश्ता खुफिया रहा। यह भी तो हो सकता है कि इस घर के अंदर कोई राज छुपा हो जिसकी हमें भनक तक नहीं है। शायद इस घर के अंदर के ही किसी आदमी ने सुपारी दी हो। लेकिन सर किस लिए? हिना और आमिर के रिश्ते से कैसे नाराजगी हो सकती थी? अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो वारसी खानदान तो खुशियां मनाता, कम से कम एक बेटी की बिखरी हुई जिंदगी समेटी जाती। सर अगर घरेलू साजिश का एंगल पकड़े तो भी मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो बनता ही है। सर घर के अंदर ही किसी को फरहीन पे गुस्सा रहा होगा, सुपारी दे दी होगी फरहीन की और मारी गई होगी हिना गलती से। उस इतवार की दोपहर को जो हुआ, एक एक बात छोटी से छोटी दिमाग पर जोर डालकर याद करो और हमें बताओ। देखो, डोरबेल बजी, तुमने दरवाजा खोला, तुमने देखा कि चेहरे पर गमछा लपेटे 2 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक ने चाकू निकाला और तुम्हें धमकाते हुए अंदर आए। फिर क्या हुआ फरीन? फिर उसके बाद एक बंदे ने मेरा मुंह दबोच लिया। उसके बाद दूसरे बंदे ने गन बाहर निकाल ली। जी। फिर उसने तुम पर गोली क्यों नहीं चलाई? फरहीन एक ने तुम्हें चाकू की नोक पे रखा, दूसरे ने तुम्हारी तरफ गन ताना। क्या उनका इरादा तुम्हें मारना था? तब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था मैडम। हमें भी ऐसा ही लग रहा है फरीन। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? सर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जब अम्मी ने आवाज लगाई। हिना कौन है दरवाजे पर? हिना। तुम्हारी अम्मी ने पूछा दरवाजे पे कौन है? हिना। तुम्हारी अम्मी को लगा दरवाजा हिना ने खोला। जी शायद। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लोगों ने मुझे दबोच लिया, घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। हिना को उसके शौहर ने ठुकराया था, इसलिए वो घर वापस आई, लेकिन तुम खुद अपने शौहर को ठुकराकर अपने घर वापस लौटी। इस बात को लेकर तुम्हारे अब्बू, अम्मी, भाई को कोई शिकायत थी, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी? वो लोग नाराज जरूर थे सर, क्योंकि पहले ही हिना की शादी टूटी थी और मैं भी घर आ बैठी थी। वो लोग खफा थे क्योंकि शाहिद मुझे लेने आया था और मैं उसके साथ नहीं लौटी। हमारी गलती जो हमने इसे तहजीब नहीं सिखाई, सख्ती से बड़ा नहीं किया। आप जितने भी सख्त होते, मुझे वही बनना था जो मुझे बनना था।
और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी गलत हूँ। बस बदनसीबी है कि जोड़ी ठीक से नहीं मिली। मैं वो नहीं हूँ जो शाहिद को चाहिए, लेकिन शाहिद भी तो वो नहीं है ना जो मुझे चाहिए था। ये तय करने का काम आपका तो नहीं है ना फरीन आपा? और मेरी जिंदगी के फैसलों के बारे में भी राय देने का काम तुम्हारा नहीं है इरफान। कितनी बार कह चुकी हूँ। अबू, सबसे पहले आप इसे तहजीब सिखाइए। शर्म कर ले फरहीन, हिना के शौहर ने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। हम किसी तरह से मिन्नत कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, और यहाँ तेरा शौहर घर आया तुझे लेने और तूने मना कर दिया। नसीब वालियों को मिलता है शाहिद जैसा शौहर। मुझे ना ही ऐसा शौहर चाहिए, ना ही ऐसा नसीब। इस घर के नसीब के बारे में भी कुछ सोच लो। ये ऐसी ही पड़ी रहोगी क्या तुम लोग? मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, हमारी तो इज्जत टके की नहीं रही है। आपको तो जब देखो मोहल्ले की पड़ी रहती, कभी हमारे बारे में सोच लीजिए। आपका मोहल्ला जाए भाड़ में, मैं शाहिद के घर वापस नहीं जाने वाली। बदतमीज कहेगी। फरीन, तुम्हारे अब्बू अम्मी, तुम्हारा भाई, क्या ये तुम्हें मारने का प्लान बना सकते हैं? देखो, तुम्हारी अम्मी ने हीना पुकारा, उन्हें लगा कि दरवाजे पर हीना है, तो हत्यारे तुम्हें हीना समझ बैठे, जबकि वो मारने तुम्हें ही आए थे। फिर वो हीना को फरीन समझकर मारकर चले गए। नहीं सर, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरी अम्मी हो या अब्बू या इरफान, वो लोग हमसे नाराज जरूर थे, लेकिन वो मुझे या हिना को मारने का कभी नहीं सोच सकते। साहब, आप लोगों की निगरानी के साथ साथ मैंने भी आस पड़ोस में पता किया। घर में 2 लड़कियां थीं और दोनों लड़कियों की शादी टूटी हुई थी। ये बात सबको पता थी। अब घर के किस मेंबर ने मर्डर प्लान किया, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। सलीम, इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा एंगल भी नहीं है। साहब, मुझे लग रहा है कि हम लोग गोल कमरे का कोना ढूंढ रहे हैं। मतलब? साहब, मुझे लगता है कि अतीत वतीत का कोई एंगल है ही नहीं। जो भी हुआ है रनिंग में हुआ है। हाल ही में वो किसी मसले या किसी रिश्ते को लेकर हुआ है। वो आमिर है ना? काफी माथा बच्ची की है उसके साथ, बस अब उसे उल्टा लटका नहीं बाकी है। साहब, मैं तो बोलता हूँ कि उसे उल्टा लटका ही दो, हो सकता है केस सीधा हो जाए। इस आमिर के खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है कि ये खुद चलकर हमारे सामने नहीं आया ये बताने की ये हिना का बॉयफ्रेंड था और उससे शादी करना चाहता था। और यह आमिर हिना के जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, बस कब्रिस्तान में दूर खड़ा नजर आया। अभी हम इसे अपना प्राइम सस्पेक्ट मानकर चलते हैं, दोबारा से ग्रिल करते हैं। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे, शादी बच्चे करना चाहोगे। उसे मारना क्यों चाहोगे सर? आप लोगों को क्या हो गया है? और हिना ने मेरी शादी की बात भी कबूल कर ली थी। कबूल करने के बाद झिझक भी तो रही थी, दोबारा से सोचने का वक्त भी तो मांगा था तुझसे। हिना दोबारा से क्यों सोचना चाह रही थी आमिर? सच कहूं मुझे खुद नहीं पता क्यों। हाँ, पर एक बार शादी के लिए हाँ करने के बाद मानो उसे कुछ हो गया था, वो बदल गई थी। बदल गई थी? कैसे बदल गई थी? ये बात तुमने हमें पहले तो नहीं बताई। नहीं बताई क्योंकि ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। सच कहूं तो अब भी नहीं पता है कि उसे हुआ क्या था। वो मेरी सोच थी या सच में वो किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। आमिर, साफ साफ बोल, तुझे ऐसा क्यों लगा कि हिना बदल गई थी? मुझे शक हो गया था सर कि हिना किसी और से भी मिल रही थी, और मैंने हिना से पूछा भी था। किसी ने दी है ये अंगूठी तुम्हें? मेरी उंगली पर अंगूठी मेरी है बस। हिना अंगूठी सगाई के बाद ही पहनते हैं। ऐसे भी पहनते हैं आमिर। हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और जब मैं तुम कहता हूँ तो उसमें सोहेल भी शामिल है। हिना, क्या हो गया है ऐसा? तुम्हारी आंखों में दूरी नजर आती है मुझे। सब कुछ कितना खूबसूरत और कितना अच्छा था हमारी जिंदगी में। आमिर, मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ, मेरी जिंदगी काफी अंधेरों से गुजरी है। देखो आमिर, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे वक्त चाहिए। बोली ही नहीं कभी कि कोई दूसरा था या नहीं। नहीं कभी ये बोला कि उसे झिझक क्यों हो रही थी हमारे रिश्ते को लेकर, होने वाली शादी को लेकर। तुमने पता नहीं किया कि कोई दूसरा था या नहीं? कैसे पता करता सर? हिना तो खामोशी में लिपटी हुई थी, और मुझे सबसे ज्यादा शक खुद पे हो रहा था कि कहीं मुझे वहम हो रहा है। फिर सोचा नहीं, आर्या पार हो जाए, और मैं फरहीन से भी मिला। कुछ बोल ही नहीं रही है, नजरें तक नहीं मिलाती। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। उसके बाएं हाथ की उंगली में वो अंगूठी पहले नहीं थी। उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। उसके बदले हुए मिजाज का जरूर कुछ लेना देना है उस अंगूठी से। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, पर मैंने भी उसे अंगूठी के बारे में पूछा था। बोला यार आमिर तो बड़ा रोमांटिक है, ये आमिर ने दिया ना। बोलना। अरे वाह,
तो मुझे नहीं बताएगी, मुझसे छुपा कर रखेगी? अब इतने नखरे मत कर, बोल बोल ना। पर उसने कहा कि वो अंगूठी उसने खुद से खरीदी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस पर शक नहीं हो सकता है। हिना खुदा से झूठ बोल सकती है, पर मुझसे नहीं। मुझे उस पर पूरा यकीन है। यकीन यकीन होता है और सच सच होता है, और मुझे इस वक्त यकीन हो रहा है कि तुम्हें भी हिना पे शक है। कुछ सच है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं आमिर, ऐसी बात नहीं है। कोई और है ना उसकी जिंदगी में? मुझे बस इतना पता है कि हिना के लिए सबसे सही तुम हो। उसे सबसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो, और कोई नहीं। ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात है सर। उसके बाद हिना मुझसे कभी कभार और फिर ना के बराबर मिलने लगी थी। फ़ोन पे भी हमारी बातचीत नहीं होती थी, कभी हुई तो मेरी तरफ से ही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हमारी बनती बनती इमारत अचानक से कैसे बिखर गई। उसके बाद ये खबर, मैं तो मतलब ख़त्म हो गया सर। तू नहीं, हिना खत्म हो गई, खत्म कर दी गई, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। 1 महीने में कैसे मैनेज किया है सारा का सारा आमिर? सर अगर मैं मैनेज कर पाता तो ये पता लगाने की कोशिश करता कि मेरे और हिना के रिश्ते को किसकी नजर लग गई। वो अंगूठी सर। आमिर और हिना एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। ये अंगूठी के बारे में मुझे नहीं पता। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, हो गई थी, लेकिन शादियां टूटने के बाद तो जैसे दोनों अजनबी हो गई। हमें उतना ही पता चलता साहब जितना फरीन और हिना हमें बताना जरूरी समझती थी। आमिर वाली बात भी हमें काफ़ी टाइम बाद पता चली थी सर, लेकिन हिना आपा ने सामने से आके खुद बताई थी हमें ये बात। अंगूठी वाली बात भी उसने सामने से आकर बताई होगी? नहीं बताई ना सर, अगर बताई होती तो हम आपको कब का बता देते। क्या फरीन आप लोगों को चुभने वाला कांटा बन गई थी जिसे आप लोग निकलवाना चाहते थे? क्या आपने फरीन के नाम की सुपारी दी थी और हत्यारों ने गलती से हिना को मार डाला? बहुत भद्दी बात कह दी आपने साहब। फरीन और हिना दोनों हमारी बेटियां थी, दोनों चांद और सूरज की तरह अलग अलग थी। माना कि हमारे घर के अपने मसले थे, किस घर में नहीं होते सर? इनको बेटियों की सुपारी दे, आप लोगों ने हमको समझ क्या रखा है? नहीं बताई हिना ने मुझे, सब कुछ बताती थी, सब कुछ बांटती थी मेरे साथ, लेकिन ये नहीं बांटा, या शायद बांटना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों सर। पक्का पता नहीं? या फिर तुम्हें पता है? जी नहीं सर, नहीं जानती हूँ मैं। फरीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई चोट है जो तुम बयान नहीं कर रही हो। तुम्हारी बहन जो घर में सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी जिंदगी में कोई था या नहीं? सब बुरा लगा ये जानकर कि हिना ने मुझसे बात छुपा कर रखी। सर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते कि सबसे ज्यादा जो आपके सबसे ज्यादा करीबी हो, सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, वो आपसे कुछ छुपा कर रखता है। लगता है इस एक अंगूठी में कोई राज छुपा है। हिना का आमिर से मन क्यों हटा? क्यों हिना ने ये अंगूठी वाली बात अपनी सगी बहन फरीन को नहीं बताई? ये एक सिंगल सुराग है हमारे हाथों में। गाजियाबाद के जितने भी जौहरी हैं सबको कुरेटा और पता कर ये अंगूठी हिना को किसने दी। ठीक है? ठीक है सर। हिना के फोन रिकॉर्ड्स की रीस्कैनिंग बनती है। हिना की जिंदगी में कौन खास था जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया? ये गन का सिलेंसर है, मक्खन की तरह चलता है। तेरा काम हो जाएगा ठोकते जाकर। हिना मेरी बहन है, दोस्त है, सब कुछ है। उसी पे शक है ना तुझे? उसी पे इतना गुस्सा है ना तू? तो सोच ले यार, करना क्या है? इस शक और गुस्से के तेजाब में उबलते रहना है या फिर मामला खत्म करके कलेजे में ठंडक पाना? क्या बात है जाहिदा? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मतलब? पूरा सच भी नहीं कहा। जाहिदा साफ साफ बताओ। 10 दिन की फील्डिंग के बाद गुड न्यूज हाथ लगी साहब। चोरी की दुकान मिली, सीसीटीवी की सीडी भी बनवा ली है और अंगूठी खरीदने वाले की पूरी हिस्ट्री भी निकाल डाली साहब। मुझे ये वाली अंगूठी पसंद है। तो बस ये तुम्हारी। दाम वाम की चिंता तुम मत करो, बस ले लो। मुश्ताक भाई का रिकवरी एजेंट है ये रेहान सिद्दीकी।
भारी हिस्ट्री शीटर है साहब। ये हिस्ट्री शीटर रेहान सिद्दीकी हिना की जिंदगी में नया आदमी था? इसी से पूछ लेते हैं सर। इतना क्या पीट रहे? भूत लगा क्या पीछे? भूत के बाप रेहान भाई, आपको ना पुलिस ढूंढ रही है। अबे उनके साथ तो सालों से चोर पुलिस खेल रहा हूँ। वो कोई कह रहा था कि इनामवारसी मर्डर केस के लिए ढूंढ रहे हैं आपको। क्या खुदा। शाहिदा, तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे इतने दिनों तक छुपा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं फरहीन की बातों में आ गई। जाहिदा जी कुछ ज्यादा ही चुप रही हैं आप, कुछ ज्यादा ही छुपाया आपने। वो दो लोग। हाँ? वो दो लोग। हाँ, कौन थे वो दो लोग? वो दो लोग थे ही नहीं। क्या? उस दोपहर किसी ने हमारे घर की घंटी नहीं बजाई थी। फिर क्या हुआ था उस दिन शाहिदा? रेहान सिद्दीकी के साथ हमने आपकी बेटी फरहीन को भी हिरासत में ले लिया है। सर, फरहीन के फोन रिकॉर्ड्स पहले डबल चेक किए होते तो फरहीन और रेहान के कनेक्शन पर से पर्दा उठता, पर जरूरी नहीं कि इनके फोन के कनेक्शन से इनके असली कनेक्शन पर से पर्दा उठता। बाबा, जब पर्दा उठ ही गया है तो किरदारों का इंटरव्यू तो बनता है, खासकर फरहीन। दो आदमियों की बदौलत मेरी और मेरी प्यारी बहन हीना के बीच का फर्क सामने आया। ये दो आदमी वो नहीं थे जो उस इतवार को हमारे घर आए थे। ये वो दो आदमी थे जिनके साथ हम जिंदगी बांटकर बिताने के सपने बुन रहे थे। वाकई में कई सालों बाद इतनी बेहतरीन एक्टिंग देखी है फरहीन। एक्टिंग तो एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी झंडे गाड़ देती तुम। क्या कमाल का सस्पेंस बनाया है वो दो हत्यारों वाला। अपनी मां को भी इस गुनाह में अपना साथीदार बनाया और तो और उनका मुंह भी बंद रखवाया। कैसे? चल अब इतने नखरे मत कर, बोल। फरहीन, ये अंगूठी मुझे रेहान ने दी है। क्या? रेहान ने? क्यों? सर, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड है, जैसे हीना का आमिर। मेरा रेहान के साथ जम गया था। मानो तकदीर ने हम दोनों बहनों को हमारे पसंद के आदमी दे दिए थे। रेहान और हीना जानते थे एक दूसरे को? सब मैंने मिलवाया था उन दोनों को। जैसे हीना ने आमिर को मुझसे मिलवाया था, वैसे मैंने भी रेहान को हीना से मिलवाया। रेहान मुझसे प्यार करता है फरहीन। देख हीना, अगर तू ये मजाक कर रही है तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रही है। मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। फरहीन, मैंने आज तक इस तरह के या किसी और तरह के मजाक किए हैं कभी? मैं सच कह रही हूँ फरहीन, रेहान मुझसे प्यार करता है। रेहान, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। वो तो है ही, क्योंकि तुमने पहनी है। सच? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो ना, दिल से भी और दिखने में भी। तुम भी अच्छे हो रेहान, मुझे भी तुम पसंद हो। पसंद? तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ। जब मैं सामने होता हूँ ना, तुम महक सी जाती हो। तू ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। रेहान सिर्फ मेरा है। हीना पसंद है तुझे? हाँ, हीना पसंद है। मैंने तुम दोनों को बुलाया, तुम पीछे पीछे गुल खिला रहे हैं। पीछे उससे शादी करेगा तो? अरे पागल हो गई है। क्या समझ के लगा? क्या समझ के लगा? बात सुन मेरी, बात सुन। पागल हो गई है क्या? तेरी बहन के साथ अफेयर? अरे तेरी बहन है तो दुखी थोपड़ा लेके घूमती रहती है, तो मैंने सोचा कि अंगूठी गिफ्ट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा उसे। मुझे क्या पता कि इतनी सी बात का वो पूरी लव स्टोरी बना लेगी। और तूने उसे अंगूठी दी क्यों? हाँ, और तूने उसे क्या कहा कि वो तुझे मुझसे ज्यादा पसंद है? वैसी लड़की तुझे पसंद है? मैं बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हूँ। सत्या गई है क्या हीना? पागल हो गई है वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तू पसंद है फरी, सिर्फ तू। तो एक तरफ रेहान कह रहा था कि उसके दिल में मेरे अलावा कोई नहीं, और दूसरी तरफ हीना उससे निकाह करने की बात कर रही थी।
सब मैं पागल सी हो रही थी सर, पागल सी हो रही थी। क्या ही ना, क्या बोला तूने? सुना ना तूने, रेहान मुझसे शादी के लिए पूछ रहा था और मैंने हाँ कह दिया। मुझसे जल जल के तेरे दिमाग में भूसा और दिल में राख भर गई है। फरीन, रेहान मुझसे प्यार करता है और मैं भी। सुन, रेहान मेरा बॉयफ्रेंड, वो हमारे बचपन का कंपास बॉक्स या ड्रेस नहीं है जिसे हम एक दूसरे से बांटे। आमिर तेरा है हीना, कि तू अपनी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में जहर घोल रही। आमिर तेरे लिए सही है। नहीं है आमिर, वो मेरे बच्चे सोहेल को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। हाँ, रेहान में वो ताकत है, वो मुझे और सोहेल दोनों को खुश रखेगा। तेरे दिमाग में जबरदस्त भूसा बैठ गया है, तेरा इलाज करवाना पड़ेगा। गुरूर का कोई इलाज है तो पहले तू करा ले। बचपन से बहुत गुरूर था ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, हमेशा से मुझे फीकी और खुद को तीखी समझती आई थी तू। अब रेहान मुझे तुझसे ज्यादा खूबसूरत मान रहा है तो तू जल रही है। हिना, ये चोरी है हिना, तू उसे मुझसे नहीं छीन सकती। अगर वो तेरा होता तो मेरा दिल नहीं चुराता। अगर वो तेरा होता तो मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। फरीन, बेहतर यही होगा कि तू रास्ते से हट जा। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये रख ले, मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, हीना पे भरोसा नहीं करती तो बस सारे मसलों को सुलझा देगी, कभी दगाबाजी नहीं करती, तो जो फैसला लेगी पूरा साथ देगी। तो मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं उस दोपहर को भी उसके सामने हाथ जोड़, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों की जिंदगियां मत बर्बाद कर। जिंदगियां तू बर्बाद कर रही है फरीन, रेहान मेरा है। आमिर तेरा है। आमिर, तुझे पता है खुदा ने उसे सिर्फ तेरे लिए बनाया है। तू उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है, तुझे वो फराज की तरह किसी और में नहीं ढालना चाहता है। तू जैसी है वैसी ही उसे पसंद है, लेकिन तू ऐसे बदल क्यों गई? बदल तो तू गई है फरीन। कैसे, कब से? हमेशा से। पूरा बचपन तेरा साया बन के ही तो निकाला है मैंने। ये गलत है ही ना, हमने हर चीज बांटी है। हाँ बांटी है, लेकिन उस पर सबसे पहले तेरा हक हुआ है। तूने इस्तेमाल किया है वो चीज, और तुझे पता है फरीन, सबसे ज्यादा तूने मेरा इस्तेमाल किया है। तेरा होमवर्क करती थी मैं, अम्मी अब्बू की डांट खाती थी तेरे लिए, ईदी तुझे ज्यादा मिलती थी। बस बहुत हुआ। रेहान मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मेरा होगा। देखी ना, रेहान कोई बचपन का गुड्डा नहीं है जिसे हम बांटे। वो मेरा प्यार है और मैं उसके साथ जिंदगी बिताने वाली हूँ। तो तू दूर है उससे। दूर तो तू हो चुकी है फरीन, मुझसे, रेहान से, सच्चाई से। हिना, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे और रेहान से दूर जाएगी कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, तू जाएगी। अम्मी देखना, हिना मुझसे मेरा प्यार छीन रही थी, मेरा रेहान छीन रही थी। वो मेरा आदमी। अम्मी मेरी कसम खा, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, दबा देगी ये बात। अब देखना, हिना तो रही नहीं ना, तू ये बात किसी से मत बताना वरना मुझे जेल हो जाएगी। अम्मी कहा ना मेरी कसम खा। हाँ जी फरीन, फरमाइए। रेहान कहाँ है? रेहान भाई तो बाहर गए हैं काम से। क्या बात है? रेहान का फोन ऑफ क्यों है? सलमान तो इस वक्त क्या कर रहा है? मैं तो बस ऐसे ही तफरी कर रहा था। आप बताओ ना, काम क्या है, क्या हुआ? तो ऐसा कर, मुझे बस स्टॉप पर मिल अभी। एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी के कातिल को छिपाया मैंने, मुझसे गलती हो गई। जाहिदा जी, जिसे आप गलती कह रहे हैं, कानून की भाषा में उसे जुर्म कहते हैं। फरीन की झूठी कहानी पे आपने चुप्पी साध कर कानून को गुमराह किया है, सजा तो होगी। सर, मैंने वो बंदूक सलमान को बस स्टॉप पे दे दी, ये कहकर कि रेहान को दे दे। स्टेटमेंट ले लो इसका, और इस रेहान को तबीयत से कुटो, किसी भी हालत में वो गन बरामद होनी चाहिए। स्मृती, अंकित, अगं दुपार झाली, केवढं ऊन झालं, जा अब घर जा, आराम कर और शाम को आना। 2 मिनट आजी, बस थोड़ी देर और। ए अंकित, जल्दी करना। हेलो, हाँ हाँ निघाले, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ ताई, 3 नहीं 4 से
टाइम में। चुप, 3 ही है तेरे, वो 5 वाला मेरा पहले से था। मैंने बस तुझे पकड़ने के लिए दिया था, वो मेरा था, वो मैंने जीता था। नहीं, मैंने जीता था। मेरा 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 मेरा। आजी 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 आजी। ईश्वरा सगळ्यांना सुखी ठेव रे बाबा। अरे अर्पिता, रविवार की दोपहर को कहाँ निकल पड़ी? आई वो कुछ काम निकल आया है, शाम तक लौट आऊंगी। अरे हाँ, पर जा कहाँ रही हो इतना तो बता सकती है ना। आई बोला ना काम है, शाम तक लौट आऊंगी। काय तू पण असं विचारते मला? आजी आजी आजी, आई घर में गिर गई है। बहुत खून बह रहा है और सांसें भी नहीं चल रही है। क्या बोल रही है बेटा? काय झालं नीट सांग ना, क्या हुआ है? मौसी, मुझे लगता है मर गई। अरे ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? अहो अहो, हा सरस्वती ताई आणि अर्पिताचा आवाज आहे ना? पता नहीं क्या भानगड़ है। ये अंजलि को क्या हो गया अचानक से? सुन ना दिनेश, मैं भी चलो क्या देखने? नको, तू आ मत आ, मैं देखता हूँ। आई तसं नको बोलूस गा। ये मेरी छोटी बहन अंजलि है। हम लोगों ने साथ में हमारे घर पे खाना खाया, फिर वो यहाँ आ गई क्योंकि उसे घर की सफाई करनी थी और कपड़े धोने थे। ये अंजलि के बच्चे हैं, श्रुति और अंकित। ये हमारे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे आने के लिए निकली और 5 मिनट में चिल्लाते हुए लौटे कि हाँ जी आई मर गई है। यहाँ के देखा तो सच में अंजलि। नहीं साहब, एक चीख भी सुनाई नहीं दी, कुछ भी नहीं। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? जी साहब, मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन, इसीलिए टैक्सी लगाकर मैं सुस्ता रहा था, लेकिन मैंने भी अंजलि के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। साहब मैं भी बगल में ही रहता हूँ, लेकिन अंजलि वहीनी की एक भी चूचा नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। और साहब हमारे यहाँ ना, अगर घर में कोई ऊंचा बोलता भी है तो सारे मोहल्ले में पता चलता है। घर में कोई फोर्स एंट्री तो नहीं लग रही सर? दरवाजे से काफी अंदर तक आया था कातिल, जान पहचान वाला ही रहा होगा। सर हथियार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कातिल शायद अपने साथ ले गया हो। और इस मोहल्ले में किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी, ना ही किसी को भागते हुए देखा। तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। सुनो सुरेश, तुरंत फोटोग्राफर को बुलवाओ, ये अहम सुराग हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। साहब मेरी शिफ्ट चल रही थी फैक्ट्री में, जब मेरी साली अर्पिता का मुझे फोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी घर आ जाओ, अंजलि को कुछ हुआ है। तभी फोन पर तो उसने कुछ बताया नहीं कि अंजलि तो। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? यहाँ भिवंडी में ही है, हाईवे को लगकर। उमेश, ऐसा लग रहा है जैसे खूनी कोई जान पहचान वाला ही था। मतलब अंजलि जिंदा थी? उसने कुछ कहा आपसे? हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। जब तुम्हारे बच्चे और उनके बाद तुम्हारी साली अर्पिता और तुम्हारी सास सरस्वती घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारे पड़ोसियों ने भी ना कुछ सुना, ना किसी को घर से भागते देखा। लेकिन साहब, कोई मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहेगा? तुमने तुम्हारे घर से किसी को आते या जाते हुए देखा? अच्छा, घर का दरवाजा खुला था जब तुम आजी के घर से आए? मेरा 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 मेरा। एक बात बताओ बेटा, तुम घर के अंदर गई, तुमने देखा आई जमीन पर पड़ी है और आसपास ढेर सारा खून। तुमने किसी को खिड़की से या दरवाजे से भागते हुए देखा? वो तेरा नहीं था, वो मेरा था। नहीं, मेरा था। अरे नहीं। अंजलि, दोनों बच्चे, आप और आपकी माँ, सबने एक साथ खाना खाया। फिर उसके बाद अंजलि जब अपने घर गई तो बच्चों को क्यों नहीं लेकर गई? मैडम, ये रोज का होता था। अंजलि और दोनों बच्चे दोनों टाइम का खाना हमारे ही घर खाते थे। अंजलि भले ही अपने घर चली जाए, लेकिन दोनों बच्चे हमारे यहाँ खेलते थे। उनकी अपनी आजी से बहुत पटती है। और उमेश, वो रात को कहाँ खाना खाता है? और छुट्टी के दिन? उमेश भी हमारे ही घर खाना खाता है। साहब, मुझे एक बार मेरी अंजलि को देखना है। उमेश, अभी नहीं, पोस्टमार्टम चालू है, उसके बाद। तलवी साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए,
मेरे हाथ कुछ लगा है जो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में अहम सुराग हो सकता है। क्या मिला है रमेश? बाल के कई सारे स्ट्रैंड्स मिले जो शायद किसी मेल के हैं। मैं एनालिसिस करके आपको कॉल करता हूँ। गलाइच काटा था, देखा? लेकिन ऐसे कैसे? अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? मुझे लगता है ना किसी ने पीछे से वार किया होगा, मुंह दबाकर। वो फिल्मों में दिखाते ना वैसा। हाँ, लेकिन कोई आदमी अंदर तक पहुंचा कैसे? अंजलि ने उसके लिए दरवाजा खोला ना, मतलब जान पहचान वाला ही होगा कोई। उस बेचारे को डाउट भी नहीं आया होगा कि वो कुछ ऐसा भी करेगा। अच्छा, उसकी आई तो बोल रही थी उमेश तो फैक्ट्री पे था फुल टाइम। नो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। कोई अटेम्प्ट्स? डिटेल स्कैन की है, कोई एविडेंट अटेम्प्ट एट सेक्सुअल असॉल्ट नोटिस नहीं हुआ है। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से गला काटा गया है, प्रोबेबली चाकू ही होगा। घर में कोई चोरी वोरी भी नहीं हुई है, तो जुर्म का मोटिव न सेक्सुअल असॉल्ट था न चोरी थी, बस सिर्फ मर्डर था। फाइट बैक किया होता तो नाखूनों से अटैकर्स के स्किन के पार्टिकल्स मिलते, पर नहीं है। सर, चौल के अपने सारी खबरियों को काम पे लगा दिया है इस अंजलि, उमेश, माँ और बहन के बैकग्राउंड्स के बारे में पता लगाने के लिए। कोई जान पहचान वाला आया होगा मर्डर के इरादे से और प्लान को अंजाम देंगे। सर, उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, क्लीन। उसके फैक्ट्री भी गए थे। सुबह 8:30 बजे से लेकर अंजलि के बारे में फोन आने तक वहीं था। शायद किसी पहचान वाले को भेजा गया होगा, कोई जान पहचान वाला जिसके लिए अंजलि ने दरवाजा खोला, जिसके अटैक पर कोई फाइट बैक नहीं हुआ, नहीं चिल्लाई, नो रिएक्शन टाइम एंड पल भर में डन। शायद किसी को पता था अंजलि घर पर अकेली लौटी है, बच्चे नहीं है उसके साथ। सही मौके की तलाश में था, मौका मिला, लपक पड़ा और पलक झपकते मर्डर कर दिया। 7 साल की शादी थी उमेश और अंजलि की। तुम अंजलि से बड़ी हो? हाँ, पर मेरी अब तक शादी नहीं हुई। क्यों? आपकी हुई है। मेरी बहन का कत्ल नहीं हुआ है। तो पता कीजिए कि क्यों हुआ है और किसने किया है। मेरी शादी को रहने दीजिए। झगड़े होते थे उमेश और अंजलि के बीच में? कोई माजरा था? हाँ, उमेश का एक मांझरा था। दूसरी औरत? नहीं, वो चाहता था कि उसकी पत्नी एक पक्की गृहिणी हो। मतलब ये कि वो अपने घर की जिम्मेदारी ले, खुद घर संभाले, अपनी रसोई में खाना बनाए। खाने को लेकर उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मेरी संडे की छुट्टी थी और मेरी मंगेतर नम्रता, उसकी भी छुट्टी थी। वो आ गई घर, हम टीवी देख रहे थे। प्रोग्राम तो याद नहीं होगा तुम्हें? और तुम? साहब, मैं नहा रहा था। अच्छा, तुम दोनों एक बात बताओ, ये जो अंजलि का पति है उमेश साने, क्या इसने मरवाया होगा अंजलि को? छोटे मोटे झगड़े होते थे साहब, किसके नहीं होते। उमेश अंजलि घर में खाना नहीं बनाती थी, पसंद नहीं था ना तुम्हें? हाँ साहब, खटकता था। खुद का घर है, अच्छी कमाई है, तो फिर उधर खाने का क्या मतलब। नहीं अंकित, क्यों रो रहा है? झूले पे नहीं झूलने दी तो फिर क्यों रो रहा है? बाद में मैं तुझे झुलाऊंगी, ठीक है? रो मत। और मैं तुझे चॉकलेट भी दूंगी। अरे, आप घर पर ही थे तो खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, अपने घर का। अरे बोझ क्या बोल रहे हो आप? और भाजी भीजी तो मैं ही खरीद के देती हूँ ना। तो खुद बनाते क्यों नहीं हमारे ही घर में? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? एक तो आपके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और अंकित के पैदा होने के बाद से मेरा भी काम छूट गया है। मतलब तुम खाना नहीं बनाओगी? अरे बनाती तो हूँ, पर आई के घर पे उनका हाथ बटाती हूँ, और खाना वहाँ बने या यहाँ बने क्या फर्क पड़ता है इससे? और आई का घर तो एक ही गली छोड़कर है ना। होगा, लेकिन मैं घर जमाई नहीं हूँ, और वैसे भी बात सिर्फ खाने की नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि आई हमारी जिंदगी में दखल देती है? कुछ ज्यादा ही दे रही है। आज खाना है, कल बोलेंगे वही सोना है। कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अंजलि। बच्चे तो वहीं क्यों कर रह गए, फिर हमारे लिए बचा ही क्या है? बस इसी बात को लेकर कभी कभार हो जाता था साहब। लेकिन साहब, आप ये सब झगड़े वगड़े का क्यों पूछ रहे हो? कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या बंकस कर रहे हो साहब? उमेश अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? वो तो घर में अकेली थी। और मैं फैक्ट्री में था। तो किसको भेजा था तुमने? नाम बताओ। अहो, काय बोलता है तुम साहब? मेरा और अंजलि का एक छोटा सा घरेलू झगड़ा था। अरे उसके लिए तो कोई पागल मेंटली अपनी बीवी का मर्डर करवाएगा। और साहब, मैं अंजलि से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। सर, मैंने उमेश की कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा स्कैन किए।
ऐसा कोई कॉल नजर नहीं आया जो कि सस्पिशियस हो, जो कि हत्यारे का या फिर हत्यारे को हायर करने वाला हो। हत्यारा अगर किराए का था तो उमेश अफोर्ड कैसे कर पाया होगा? हत्यारे महंगे होते, हो सकता है चाल में से ही किसी को बुलाओ ये कांड करने, दोस्त होंगे चाल में। पर सब घर पर खाना ना बनने के लिए मर्डर? खाना ना बनाना एक बहाना हो सकता है। इस झगड़े का फ्रंट ऑफिस, बैकरूम में क्या चल रहा था ये जानना अभी बाकी है। ये कोई ऐसा आदमी है जिसके सफेद बाल हैं। घर पे कई सफेद बाल मिले हैं। आपको जमीन पर मिला, लाश के पास? हाँ, हालांकि विक्टिम के हाथों पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है, पर बाल मिले हैं क्राइम सीन पर। आदमी का सफेद बाल? हाँ, अटैकर का हो सकता है। सर, अंजलि साने के बाजू वाले घर में रहने वाला वो आदमी जिसके साथ हमारी बात हुई थी। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन। क्राइम सीन से हमें जो बाल मिले वो तुम्हारे बालों के साथ मैच करते हैं घनश्याम प्रजापति। उस इतवार को तुम 1:45 पर घर लौटे, अंजलि भी उसी वक्त लौटी। इत्तेफाक है? अंजलि तुम्हारे बाजू वाले घर में रहती थी, फिर भी तुम दोनों के बीच लगभग हर रोज फोन पर एक बार बात होती थी। साहब वो मेरी बेटी जैसी थी। बेटी जैसी थी तो मार क्यों डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे साहब। मैं तो काम से लौटा, घर गया और मुझे मालूम ही नहीं था कि अंजलि उस वक्त घर पे ही थी। घनश्याम, तुम्हारा सफेद बाल लाश के पास मिला। तुम्हारी अंजलि से फोन पर दिन में कम से कम एक बार बात होती ही थी। अब फटाफट बोलना शुरू कर दो, मर्डर का कारण क्या था, वरना तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज नहीं रखा जाएगा। बोलो, क्यों मारा? कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच, या तुम उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए वो राजी नहीं थी? कहीं अंजलि साने के पति उमेश ने इस काम के लिए तुम्हें कुछ सुपारी तो नहीं दी थी? मैं अंजलि को क्यों मारूंगा? वो बहुत अच्छी लड़की थी साहब। ये बेटी, अच्छी लड़की, ये ड्रामा तो तू बंद ही कर दे। तेरे बाल मिले लाश के पास, कैसे? सर से अपने आप टूट कर बाल लाश के पास जा गिरे? अरे पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी है, वो काफी पूछ परोछ कर रहा था, मुझसे भी पूछा अर्पिता के बारे में। मतलब दोनों बहनों के बीच कुछ? क्या पता है, लेकिन बाहर से अंदर कौन आ सकता है? क्या पता भाई, लेकिन जो आदमी है वो कह रहा था कि जो भी अंदर आया था ना, उसका बचने का चांस ही नहीं है। उसके खिलाफ बहुत कुछ तो तगड़ा मिल गया है पुलिस को। हैं? ऐसा क्या मिला है? अरे पुलिस को ना अंजलि के हाथ में खूनी का बाल मिला है। अब पुलिस उस बाल की खाल करेगी और फिर उस खूनी की खाल उतारेगी। देख मैडम, इस अर्पिता ने आपको उमेश और अंजलि के झगड़े के बारे में बताया, लेकिन खुद के बारे में बोली क्या? क्यों? स्टोरी में ट्विस्ट है? कोई एक हो तो बताओ। स्टार्ट टू एंड सब पता। साहब, मैं श्रुति और अंकित का नाना जैसा हूँ, और जिस फोन कॉल की बात आप कर रहे हो, रोज होते थे, हर रोज। जी हाँ, रोज होते थे, क्योंकि स्कूल भी रोज होती है। अंजलि मुझे फोन करती थी और मैं भी उसे कभी कभी फोन करता था, पर ये फोन बच्चों को स्कूल से लाने के लिए होते थे। जब भी मैं फ्री होता था बच्चों को स्कूल से ले आता था। मुझे अच्छा लगता है उन्हें लाना। चलो माना कि फोन कॉल्स बच्चों को लेकर होते थे, लेकिन बाल, तुम्हारे बाल लाश के पास कैसे पहुंचे? किसी ने साजिश की तुम्हारे खिलाफ? किसी सलून वाले ने, जो तुम्हारे बाल काटकर लाश के पास छोड़ गया? तुम अंजलि साने के घर भी जाते हो, खासकर तब जब उसका पति उमेश घर पर नहीं रहता होगा। इतना घटिया लांछन लगा रहे हैं आप मुझ पर, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंजलि मेरी बेटी समान थी। चुप है। बेटी समान, पोता पोती समान, ये सब अपने जेब में रख और सीधे से बोल, तू जाता था कि नहीं अंजलि के घर? हाँ, जाता था, तकरीबन हर रोज शाम को जाता था। इसलिए जाता था? टीवी देखने जाता था। क्या होगा आपका सर? फिर अगला कदम क्या होगा? तो मुझे समाचार देखना पसंद है, पर मेरे घर में टीवी नहीं है। के पास एक पुलिस द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो उसकी स्पीड अप कैब की फाइल में पाया गया। बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं, टीवी देखते हो बाल झड़ गए होंगे। तेरे सारे झूठों का झड़ने का टाइम आ गया है घनश्याम। ये लास्ट वार्निंग है तेरे को। सच बता, क्यों मारा अंजलि को? अपने किसी लफड़े के कारण, या उमेश ने सुपारी दी तुझे? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर कहना ही पड़ेगा कि आप लोग बिना सबूत, बिना किसी कारण बेकार में हवा में तीर मार रहे हो। मैं आपको बोल चुका हूं कि अंजलि मेरी बेटी समान थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मेरी तबीयत के बारे में पूछती थी, और बच्चों को स्कूल से लाना मेरे दिन का सबसे अच्छा काम होता था। मुझे ये घनश्याम सच्चा लग रहा है, लेकिन क्रिमिनल्स टॉप के एक्टर्स हो सकते हैं। अनिता, तुम एक काम करो, बच्चों से बात करो और इस घनश्याम का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। जी सर। एक और बात सर, अर्पिता के बारे में कुछ हाथ लगा है, काम का हो सकता है। दो बहनों के बीच झगड़ा? लग तो ऐसे ही रहा है। चंदन नाम है उसका, चंदन कामले। अर्पिता, हम चंदन कामले को उठवाने वाले हैं। क्या? हाँ,
तो उससे पता करें या तुम खुद ही बताओगे कि क्या छुपा रहे हो तुम लोग? आप मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हैं? हाँ, यहाँ मेरी बहन का मर्डर हुआ है और आप चंदन का कनेक्शन निकाल रही हैं। चंदन का कनेक्शन निकाल नहीं रहे, निकला है तुम्हारे और अंजलि के फोन रिकॉर्ड्स। हाल ही में चंदन तुम दोनों से बात करते रहा और अतीत में भी काफी करीब रहे हो तुम। तो बताओ क्या माजरा? 1:55 12 फरवरी 2017 को हुआ था ये फोन, और लगभग उसी वक्त एक गली छोड़कर कोई अंजलि का गला काट रहा था। उस दिन मेरा और चंदन का मिलने का प्लान था। मैंने उससे फोन पे बात भी की थी। तभी दोनों बच्चे श्रुति और अंकित हमारे घर पे चिल्लाते हुए सब सेट करके रखो कि तुम घर से निकल जाओ, और ये अटैक उसी वक्त अंजलि पे। 1 मिनट मैडम, ये आप मनगढ़ंत स्टोरी बना रही हैं। तुम्हारी कहानी इतनी फिल्मी है कि कोई भी इसे मनघटन बोलेगा। चलो 7 साल पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। 2 बहनें एक ही गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, एक अच्छी अंजलि और एक बुरी अर्पिता। बुरी अर्पिता का अफेयर होता है चंदन कामले के साथ, और अच्छी अंजलि सीधा जाकर मम्मी सरस्वती को सब बता देती है। मैडम, जात पात का चक्कर था अर्पिता और चंदन के बीच, और इस अंजलि ने घर पे आग लगाई। तो तब से अर्पिता और अंजलि के बीच में बहुत खुन्नस थी, लेकिन दोनों कर करके करते भी क्या, एक दूसरे को घर में चलते और काम पर भी। अर्पिता की आई हमारे खिलाफ थी। आपको तो मालूम है ये जात का लफड़ा कैसे होता है। इस जात पात के लफड़े के बावजूद 7 साल के बाद भी तेरा और अर्पिता का अफेयर चल रहा है। इतने में अंजलि की शादी भी हो गई, उसके बावजूद वो तेरे साथ फोन पर टच में थी। सब अंजलि भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी जहां पर मैं सुपरवाइजर था, कपड़ों की फैक्ट्री। पर वो तो 7 साल पहले था ना। इस बीच फैक्ट्री में कई लड़कियां आई गई होंगी जॉब पर, तो क्या सबके साथ फोन पर टच में है तू? हाँ, क्योंकि अंजलि ने आई को बताया तो मुझे चंदन के बारे में आई को समझाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया होगा अंजलि पर। जितना गुस्सा आया था 7 साल में पिघल गई। बहन थी वो मेरी, हो गई उससे गलती, उसकी शादी हो गई थी, और अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी और चंदन की शादी हो। बहुत जल्दी करने की सोच रहे हैं। तो क्या अब तक सिर्फ तुम्हारी आय की जात पात वाली जिद ही जिम्मेदार थी? हाँ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और चंदन के बीच तुम्हारी आय नहीं, खुद अंजलि थी बीच का कांटा? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अंजलि और चंदन के बीच क्या था अर्पिता? सब अंजलि का पहला बच्चा होने के बाद वो मेरे पास आई थी काम के लिए। वो बराबर टच में रहती है मेरे काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। तो क्या अब भी वो किसी यूनिट में काम कर रही थी? नहीं साहब, उसका दूसरा बच्चा होने के बाद उसने काम छोड़ दिया। और वो बच्चा 5 साल का हो गया, लेकिन तेरी और अंजलि की बात हुई थी सिर्फ 15 दिन पहले। अब जब वो काम ही नहीं कर रही थी तो ये बात किस बारे में हो रही थी? साहब, यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं वहाँ पर मैं बतौर सुपरवाइजर काम कर चुका हूँ, तो कई सारे वर्कर्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं। तेरे फोन रिकॉर्ड्स में से ही एक आदमी से बात की हमने। उन्हीं में से हमें किसी ने बताया कि तेरा और अर्पिता का जबरदस्त झगड़ा हुआ था। हाँ साहब, हुआ था। किसको लेकर हुआ था? अंजलि। अपनी सगी बहन के साथ इस तरह का मुकाबला, कि कहीं गुस्सा कभी पिघला ही नहीं था। मैं जानती हूँ ऐसा गुस्सा कभी कम नहीं होता। अर्पिता, क्या बात थी? कौन सा हिसाब चुकता करना चाहती थी तुम अंजलि से? कोई हिसाब चुकता नहीं करना चाहती थी। हाँ, जितनी जलन होनी चाहिए थी उतनी होती थी, पर मैंने कभी बदले की नहीं सोची। बस एक डर था हमेशा मेरे अंदर। अंजलि को फिर से नौकरी दिलाने की क्या जरूरत थी चंदन? ये क्या बोल रही है तू अर्पिता? वो बहन है तेरी, घर खर्च के लिए 2 पैसे कमाना चाहती है, और अभी तो उसको बच्चा हुआ है। तो तू मसीहा बन के टपक गया उसकी जिंदगी में? इतना क्यों प्यार आ रहा है तुझे उस पे? बकवास मत कर, समझी ना? चंदन सच बता, मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो तुम दोनों? येड़े जैसी बात मत कर, समझी ना? एक तो तू मेरे पे शक कर रही है, उसके ऊपर तू अपने बहन पर भी शक कर रही है। तेरा दिल क्यों इतना बड़ा हो रहा है उस अंजलि के लिए? क्यों तू उस पे मेहरबान हो रहा है? आई तो पहले से ही उस पे मेहरबान थी। शांत हो जा। देख, मैं तेरे सर की कसम खाकर बोलता हूँ, मेरे और अंजलि के बीच में कुछ नहीं है। अरे मेरे लिए बस तू है, सिर्फ तू। अब ये राग मत दो मुझे कि चंदन ने सर पे हाथ क्या रख दिया, एक कसम क्या खाए, तुम सीधा जलन खाओ से लेकर संत बन गए। मैं ना संत हूँ ना जलन खाऊं, मैं बस आप ही की तरह एक साधारण औरत हूँ। हाँ, मुझे अंजलि पे बहुत गुस्सा आया था जब उसने आई को मेरे और चंदन के बारे में बताया, और चंदन भी उसकी जी तोड़ मदद किए जा रहा था। बस यही गुस्सा था मेरे अंदर। पर टाइम के साथ सब कुछ बदल गया, खास करके अंकित के आने के बाद। मैडम, हमारे बीच में कोई मसला नहीं था, और मैंने नहीं मारा मेरी बहन को। 2 बहनों के बीच जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो गुस्सा जान लेकर ही खत्म। संडे को अर्पिता मंडे को अंजलि से मिल रहा होगा, तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अंजलि के मर्डर का पता करना है।
अर्पिता ने करवाया? अर्पिता अपने बहन को ऐसे नहीं मार सकती और ना ही मरवा सकती है। मैं अर्पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही वो अपने बहन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, करीब ना हो, पर वो उसकी दुश्मन भी नहीं है कि उसकी हत्या के बारे में सोचे। हो सकता है कि उसने चंदन और अपनी बीवी अंजलि के बीच कुछ भाप लिया और किसी को भेज दिया अंजलि को मारने के लिए। घनश्याम प्रजापति भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है आपने, हालांकि उसने एकदम इमोशनल कहानी बताई है। सर मेरी दोनों बच्चों से बात हुई, वो कह रहे थे कि घनश्याम उन्हें स्कूल से लेने आता था। ये पार्ट तो सच है। जरूरी नहीं एक पार्ट सच है तो दूसरा भी सच होगा। घनश्याम अंजलि के घर सिर्फ टीवी देखने जाता था, शायद कभी हद पार कर गया। सच्चाई यह है अंजलि चिल्लाई नहीं जब उस पर अटैक हुआ। एक बात तो है, मारने वाला जान पहचान का था। सब 4 दिन पहले खबर उड़ी थी कि आप लोगों को अंजलि के हाथ में खूनी के बाल मिले। हाँ तो साहब यही उड़ती खबर पूरे शंभूनगर चैली में आग की तरह फैल गई है कि अब तो खूनी का बचने का कोई चांस ही नहीं। शिवा मुद्दे पर आज ही मुझे पता चला कि पिछले 4 दिनों से एक बंदा अचानक अपना सर मुंडवा कर घूम रहा है। कौन है ये बंदा? जी तेरा भाई पंकज किधर है? अंदर है साहब। बुला उसको। पंकज जी। अरे पंकज तू तो टकला हो गया। हाँ साहब, वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है इसीलिए। एकदम से अचानक हुआ ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम? नहीं साहब, काफ़ी टाइम से कोई ट्रीटमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा एक बार मुंडवा लूँ। डैंड्रफ वो बहुत बढ़ गया था, इसीलिए टकला करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तू ना रहा था ना? क्या साहब? अबे संडे की दोपहर को जब अंजलि साने का मर्डर हुआ था तेरी चौल में, तूने कहा था ना कि तू ना रहा था, भूल गया? नहीं साहब, भूला नहीं, मैं नहा ही रहा था। मैडम हम लोग अभी अभी कोल्हापुर से आए हैं और आते ही अंजलि के बारे में सुना। आपका बड़ा बेटा दिनेश बता रहा था कि आपका छोटा बेटा पंकज आपके साथ नहीं, आपकी बेटी और दामाद के साथ चेंबूर में रहता है। जी सच है। तो 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था, जिस दिन अंजलि का कत्ल हुआ था? ऐसे ही मिलने। और अलग क्यों रहता है? अंजलि के बारे में सुन के हमें धक्का लगा है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था और वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहता? तेरे बहन से बात हुई, वो तो बोल रही थी उस इतवार को तू सुबह सुबह नहा कर निकला था अपने माँ बाप के घर आने के लिए। यहाँ आकर फिर नहाया। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही थी या कुछ ज्यादा मैला हो गया था, या दोनों? दोनों भी नहीं साहब, वो डैंड्रफ के कारण बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए शैम्पू लगाकर दोबारा नहाया। लेकिन यहाँ तो शैम्पू वैम्पू जैसी कोई चीज मिलती नहीं है और पानी तो मांगने से भी नहीं मिलता एक बूंद। हाँ धुलाई जरूर होती है जम के, बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। पंकज तुझे पता है हमारे देश के कानून में ना एक धारा है आईपीसी 201, सबूत मिटाने के लिए। जब तुझे पता चला कि हमें अंजलि की लाश के पास कातिल के बाल मिले तो तेरी फट गई। क्यों फटी? क्योंकि कातिल तू है और डर के मारे तूने अपना सर मुंडवा लिया। यार तूने तो हमारा सारा एविडेंस ही खत्म कर दिया यार। सर खूनी यही है। इसकी और अंजलि की टेंशन वाली हिस्ट्री रही। अब उस दिन ये अंजलि को मारने के इरादे से आया था या किसी और इरादे से, वो तो ये खुद ही बताएगा। उसकी हरकतों की वजह से हमने हमारी बड़ी बेटी और दामाद के पास रहने भेजा चेंबूर। वो यहाँ हमारा नाम खराब कर रहा था और हम नहीं चाहते थे कि और खराब करे। ऐसा क्या किया था पंकज ने? मुझे उसकी तरफ फीलिंग्स थी। वासना, वासना बोलते उस फीलिंग को, और तेरी हरकत को विकृति। तू हर दूसरी औरत को वासना हवस की नजर से देखता है। अंजलि भी उन्हीं में से एक थी, सच है ना? पंकज को डिलीवरी बॉय की नौकरी लग गई थी। हमने चैन की सांस ले ली, सोचा अब वो 2 पैसे कमाएगा, लेकिन नहीं। हमें क्या पता था कि वो हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। एक दिन अंजलि आ गई हमारे घर उसकी शिकायत लेके। चला, तभी मैं सोचूं कि मैं बार बार कांच को बंद करती हूँ और इसे खोल कौन देता है? वही नहीं, वो मैं बस कब तो बस वही नहीं बोलता और ऐसी हरकतें करता है। आग से लग जाती तुम्हें देखकर। तुम्हें भी ऐसी आग लगती होगी ना अंजलि? नालायक, ऐसी हरकतें करते फिरता है तू बाहर। हलकट। हे बघ अंजलि, इस नालायक की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। माफ कर गया ला। कशाला काकी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। जब मैं अंकित को अपनी गोदी में लेकर बैठती हूँ ना उसे खाना खिलाने या सुलाने के लिए, तभी उसे खिलाने के बहाने से मेरी गोदी से उठाता है। तब इसका हाथ कहाँ कहाँ लगता है, इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और डेयरिंग देखो इसकी,
मुझसे पूछता है कि तुम्हें भी मजा आता होगा ना। नालायक कहीं का। देखो बेटी, इसकी तरफ से मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। इसके बाद ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं होगी, न तुम्हारे साथ न किसी और लड़की के साथ। इसके बाद ये लड़का इस मोहल्ले में तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ, वरना अगर उमेश को बताती ना तो जबरदस्ती मारामारी हो जाती। नहीं। और अगर पुलिस स्टेशन गई तो सीधा इसको अंदर कर देंगे। मैंने आप दोनों का बहुत लिहाज रख लिया, लेकिन अब और नहीं। अल्लाह माफ करा। तभी हमने उसे चेंबूर भेज दिया, हमारी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहने। दिनेश, तुम्हें मालूम था ये सब? मालूम था, लेकिन उस दिन वो अंजलि वहीनी का कत्ल करने आया है, ये तो मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। नहीं साहब, मैं उसका मर्डर करने के इरादे से नहीं लौटा था उस दिन चेंबूर से। मैं तो उसे मिलना चाहता था। मुझे लगता था उसे भी मेरी तरफ खिंचाव है, सेक्स का खिंचाव, बस वो बोलती नहीं थी। उस दिन मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला था, बस एकदम से अचानक से तलब जाग उठी। तो ये बात अंजलि ने आपको कभी बताई नहीं? अंजलि ने हम सबको बता देना चाहिए था, पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। पंकज के माँ बाप तो चुप बैठे रहे, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ आकर उसने ऐसी हरकत की।